तो जय हिंद, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो चलिए, बिहार द्रोह एक नया सेट, नया डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है और इस सेट को लगाइए। आपको इस सेट को कैसे लगाना है, आप अपना आंसर अपने माइंड में रखिएगा और हमारे आंसर से मिलाइएगा, देखिएगा कितना आपका सही हो पा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि यदि लोकसभा भंग हो तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात का अनुमोदन कौन करेगा। तो पहला का जो आंसर होगा आपका वो होगा ए, यानी जब लोकसभा भंग हो तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात का अनुमोदन पहले राज्यसभा करेगा, फिर गठन के 30 दिनों के अंदर लोकसभा करेगा। तो पहला का आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, और आपको हम बता दें कि जो आपात होता है वह 3 प्रकार का होता है। आपात जो होता है वह 3 प्रकार का होता है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है दोस्तों, अभी तक पूछता है हमारा सवाल कि अभी तक कौन सा ऐसा आपात है जिसे लागू नहीं किया गया है, तो वह है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, सही है, प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा कथन कह रहा है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उसके पद को भरने के लिए चुनाव होता है तो उसकी अवधि 9 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। तो आपका दूसरा का आंसर क्या होगा? आपका दूसरा का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी केवल एक जो है वह सही होगा। यानी कौन कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला, यानी पहला कथन सत्य है। तो दूसरा का आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन ये है हमारा दोस्तों, पहला कथन कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जिससे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो। जी, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा कथन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसका उत्तराधिकारी चुनना आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कह रहा है, भारत का उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। जी, ये भी सही है। तो आपका तीसरा का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तीसरा का होगा आंसर ए, यानी 1, 2 और 3, ये जो तीनों कथन है वह सत्य है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, आइए मिलाते हैं। पहला नंबर मेहरगढ़, ए नंबर है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से क्या मिला है दोस्तों? कृषि का अवशेष मिला है। क्या मिला है? कृषि का अवशेष। पिकली हेल से क्या मिला है दोस्तों? पिकली हेल से मिला है आपका राख का ढेर। क्या मिला है? राख का ढेर। और चिरान से क्या मिला है? चिरान से मिला है हड्डी के हथियार। और बुर्जहोम से मिला है दोस्तों गर्तावास। ठीक है, क्या मिला है? गर्तावास, यानी गड्ढा घर। तो आपका कौन सा आंसर होगा? ये आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी, यानी 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2, 4 का होगा कौन? बी। तो इस प्रकार आपका 4 का आंसर हो गया बी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि पहला है, इनके पास नगर योजना की ग्रिड जाल पद्धति थी। ठीक है, जी सही है। बी नंबर कह रहा है, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। जी सही है। सी नंबर कह रहा है, इनकी जल निकासी प्रणाली विशेष प्रकार की थी। जी सही है, यानी उपयुक्त सभी है। तो 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 का आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, इंद्र जो थे वह वर्षा के देवता थे। किसके थे? वर्षा के देवता। और वो जो अरुण थे, वरुण, वह थे जल का देवता थे। और जो मारुत थे वह थे आंधी का देवता। और सोम जो थे वनस्पति का देवता थे। ठीक है, आपको बता दें कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो सोम है सोम देवता का उल्लेख है और ये सोम जो है वनस्पति के देवता हैं। तो आपका 6 का कौन सा आंसर होगा? 6 का जो आंसर होगा दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, यानी 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, कौन कौन सा द्वीप? तो 7 का जो आंसर होगा वह होगा सी, यानी बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम जो द्वीप है ये
भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, यानी कितने से कितने मीटर के बीच में होती है हिम रेखा। ठीक है, तो बताइए 8 का जो आंसर होगा आपका, 8 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ठीक है, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है, तो 8 का आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, अब आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ किस घाटी में स्थित है। ताबो मठ, तो ये कहाँ है दोस्तों, वो है आपका स्पीति, जो स्पीति घाटी है यहाँ पर है ताबो मठ। कौन सा मठ, ताबो मठ। और जो ये स्पीति मठ है ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और ये कुल्लू घाटी, सैगला घाटी, ये जितने भी घाटी हैं ये सब आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ किस घाटी में स्थित है दोस्तों, स्पीति घाटी में। ठीक है, तो 9 का आंसर ए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि हमारे संविधान के अंतर्गत देश के किसी प्रमुख की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। ठीक है, यह कथन निम्न में से किसका है। यदि हमारे संविधान के अंतर्गत देश के किसी प्रमुख की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। यह कथन निम्न में से किसका है। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये कथन है आपका भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है दोस्तों, आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है। तो जो 11 का आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी अनुच्छेद 74, 75 एवं 78। ये जो है ये अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है। और आपको बता दें कि जितने सारे ये अनुच्छेद दिया गया है उसको थोड़ा सा बता दें आपको, एक छोटी सी नज़र डालते हैं इस पर। अनुच्छेद 71 में क्या है, अनुच्छेद 71 में है दोस्तों, अनुच्छेद 71 में आपको दिया गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, और अनुच्छेद जो 72 है वह है राष्ट्रपति की शक्ति या क्षमादान। ठीक है, और अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य संचालन। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किसे एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, यानी राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। तो 12 का आंसर होगा आपका सी। और आपको बता दें कि संसदीय समिति क्या होता है। संसदीय समिति होता है संसदीय समिति होता है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है, अध्यक्ष के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो 13 का जो आंसर होगा आपका 13 का वो होगा सी, यानी कथन 1 और 2, यानी दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। जी सही है। और कथन यानी 2, दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। जी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। 14 का आपका जो आंसर होगा आपको हम बता दें डी, यानी इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया है। ये जो कथन है ये आपका असत्य है। ठीक है, युद्ध का जो वर्णन है आपको हम बता दें ये किया गया है अशोक के जो 13वें शिलालेख है, 13वें इस युद्ध का वर्णन। ठीक है, कलिंग युद्ध का
वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि अशोक का जो कार्यकाल था वह था 273 से 232 ईसा पूर्व, और इनकी माता का नाम था शुभद्रांगी, और इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वह हुआ था 269 ईसा पूर्व में। किसका? अशोक का। ठीक है, और कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के साथ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था और हीनयान संप्रदाय को मानता था। ठीक है, और दूसरा कथन है उसने कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है, तो आपका 15 का जो आंसर होगा वह होगा बी, यानी केवल 2 जो है वह कथन ये सही है। ठीक है, यानी उसने कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन जो था करवाया था, लेकिन वह हीनयान संप्रदाय को नहीं मानता था, वह महायान संप्रदाय को मानता था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि तवा जो है किसकी सहायक नदी है? तवा, तो तवा जो है दोस्तों वो है, आपको बता दें, नर्मदा, यानी नर्मदा की सहायक नदी है। कौन? तवा। और नर्मदा की जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, और इसके सहायक नदी है ओरसंग, तवा, बंजर, शेर। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के साथ। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगी? तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगी? तो जो 17 का आंसर है दोस्तों, 17 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, यानी मद्रास शहर को पानी मिलेगी। किससे? तेलुगु गंगा परियोजना से। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो 18 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका बी, यानी अधिक ताप एवं कम वर्षा होता। ठीक है, विषुवत रेखा पर होता, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो यहाँ की जो जलवायु है वह अधिक ताप हो जाता और कम वर्षा होता यहाँ पर। 19 नंबर कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 19 का जो आंसर होगा दोस्तों, 19 का आंसर होगा आपका सी, यानी ए का दो यानी, ठीक है, ए का 2 यानी आर्थिक वित्तीय विवरण या बजट। ठीक है, विवरण या बजट, ये आपका जो इसमें मिलान होगा इसका ए का होगा 2, यानी 112 आर्थिक वित्तीय विवरण या बजट अनुच्छेद 112। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 112, और बी यानी अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है, तो बी का हो जाएगा आपका 4, यानी अनुच्छेद 115, और सी का होगा दोस्तों 3। सी का 3 मतलब विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114, और धन विधेयक की परिभाषा वो है आपका डी का 1, यानी अनुच्छेद 110 में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 19 का सी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति का गठन 1997 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा कथन है महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति में 20 लोकसभा सदस्य एवं 20 लोकसभा सदस्य एवं 10 राज्य, ठीक है, 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं। तो कौन सा इसमें कथन सही होगा दोस्तों? तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों जो है सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 21 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 21 का आंसर सी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर मिलान कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 का क्या होगा, 21 का होगा सी। तो आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए और मिलान कर लीजिए। 21 का आंसर होगा सी। ठीक है, अब आइए 22 नंबर के साथ चलते हैं। 22 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? रुहमा किस राज्य को कहा है दोस्तों? तो 22 का हो जाएगा आंसर आपका ए, यानी पाल को रुहमा कहा है। कौन? अरब व्यापारी सुलेमान। ठीक है, पाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है?
तो 23 का जो है आपका आंसर होगा बी, यानी तिरुमुरई को 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। 24 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों, शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है शंकराचार्य के बारे में। तो 24 का जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, यानी 24 का आंसर होगा क्या दोस्तों, सी, यानी शंकराचार्य के बारे में मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति को बताया है किसने, शंकराचार्य को। तो 24 का आंसर होगा आपका सी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो 25 का जो आंसर होगा आपका दोस्तों, 25 का आंसर होगा डी, यानी लैटेराइट मिट्टी 20%, ये आपका जो है गलत है, ठीक है। ये तो यही गलत बताना है, सुमिलित कौन नहीं है यही बताना है, तो डी है, ठीक है। जो लैटेराइट मिट्टी है वह है 3.4%, ठीक है, 3.4%। और ये मिट्टी जो है लैटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के मेघालय तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा सही किए होंगे, और हमारा जो आंसर है आप आंसर से मिलाकर देख लेंगे कि कितना आप सही कर पा रहे हैं और आपका लेवल कितना तक पहुंचा है बिहार दरोगा का। और ऐसे ही हम रोज़ आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज के तौर पर 25 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।